नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज करीब करीब यह फाइनल हो गया कि पार्टी को संपूर्ण विपक्ष के एक उम्मीदवार से लड़ना होगा, यानी 100 में से 90% सीटों में एक उम्मीदवार होगा। जून के महीने से बीजेपी जबरदस्त अग्रेसिव मोड में होगी। 21, 22, 23, 24 ये चार भारत की वाले होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 जून को क्या करेंगे? मोदी विरोधी 23 किसकी नजर किस स्पीच पर है, पूरी खबर आपको बताते हैं। कल्पना कीजिए, मोदी की धमाकेदार स्पीच होगी। अमेरिकी सेनेट बाईस जून की वो तारीख होगी। मोदी अमेरिकी भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत का लोकतंत्र जीवंत है, वाइब्रेंट है। मोदी जब ऐसा कह रहे होंगे तो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी ताली बजा रही होगी। और इस दिन राहुल की लोकतंत्र खतरे में है वाली थ्योरी की धज्जियां उड़ जाएंगी। राहुल के फॉल्स नैरेटिव पर बुलडोजर चल जाएगा। राहुल एक हफ्ते के अमेरिका टूर पर गए। सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, वॉशिंगटन में दिखे, न्यूयॉर्क में दिखे। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर राहुल के बिलबोर्ड दिखे। छोटे से कमरे में 5000 लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन हर जगह एक ही बात रिपीट की, मोदी ने लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया। लेकिन राहुल ने अमेरिका में रहते हुए जैसा नैरेटिव 7 दिन में बनाया, मोदी उस नैरेटिव को 70 मिनट में ध्वस्त कर देंगे। राहुल को अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें यह वीडियो देख लेना चाहिए। राहुल ने देश गलत चुना, वक्त गलत चुना और अब राहुल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी जब यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे तो राहुल का नाम तक नहीं लेंगे, वो इंडिया इंडिया ही करेंगे। तो क्या राहुल के एक अमेरिकी टूर से 24 में मोदी की जीत का रास्ता पूरी तरह क्लियर हो गया? राहुल ने अमेरिका में मोदी के खिलाफ जो कहा, क्या वो दांव राहुल पर ही उल्टा पड़ गया? राहुल ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को रिझाया। असर पॉजिटिव हुआ या मोदी के फेवर में ही माहौल बना? राहुल के अमेरिका से लौटते ही मोदी की नई इंटरनेशनल रैंकिंग आ गई। नई रैंकिंग में मोदी को कितने नंबर मिले? राहुल ने मोदी की जिस विदेश नीति को अमेरिका में बैठकर कोसा, मोदी की उस विदेश नीति को किस रैंकिंग में फुल मार्क्स मिले? मोदी के अमेरिका जाने से ठीक पहले इंडिया पर कौन सा नया सर्वे आया? ये सर्वे देखकर विपक्ष इतना क्यों घबराया? सीएनएन को मोदी में बॉस नजर आने लगा है। अल जजीरा मोदी के नाम के आगे किंग फिट करके बैठ गया है। इंडिया में हेडलाइन बनती है, राहुल ने मोदी को टारगेट किया। कांग्रेस कहती है जब राहुल बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है। पोस्टर छपता है, मैं भी राहुल। ट्वीट वायरल होता है, दुश्मन के लिए आंधी, राहुल गांधी। मैसेज घुमाया जाता है, 24 में राहुल ही भारत के अगले प्रधानमंत्री। लेकिन कांग्रेस के ऐसे तमाम पोस्टर वाले स्टंट के बीच अमेरिका में चर्चा तो मोदी की ही हो रही है। मोदी अमेरिका आने वाले हैं, बाइडेन से मिलने वाले हैं, स्टेट डिनर करने वाले हैं, यह न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। मोदी अमेरिकी कांग्रेस की जॉइंट मीटिंग को संबोधित करने वाले हैं, यह खबर वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है। 22 जून 2023 को 7 साल पहले की यह तस्वीर एक बार फिर दुनिया देखेगी। इस बार अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल भारत के प्रधानमंत्री को सुनेगा, देखेगा और समझेगा। मोदी की यह स्पीच क्यों हिस्टोरिक होगी, पहले यह समझिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में दूसरी बार यूएस कांग्रेस की जॉइंट मीटिंग को एड्रेस करेंगे। इससे पहले जून 2016 में मोदी ने अपना संबोधन दिया था।
मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करेंगे। वैश्विक स्तर पर सिर्फ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ही ऐसे लीडर हैं जिन्होंने मोदी से ज्यादा बार यूएस कांग्रेस को संबोधित किया है। राहुल लाख कोशिश करके मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, मगर फैक्ट तो यही है कि पश्चिमी देशों में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा में मोदी के लिए दीवानगी है। कांग्रेस का इकोसिस्टम भले ही सूट बूट और टी शर्ट वाले टैक्स चिपकाकर राहुल को अभी से विनर डिक्लेयर कर दे, अमेरिका में 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर राहुल के फेवर में भले ही सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करा दे, मगर सच तो यह है कि मोदी ने विदेश में हिंदुस्तानियों की साख बढ़ाई है, इसलिए हर बार मोदी से मिलने हजारों की भीड़ आई है। 2014 में जब मोदी अमेरिका में थे तो उन्हें देखने और सुनने के लिए न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 20,000 लोग इकट्ठा हुए। 2019 में जब मोदी ह्यूस्टन पहुंचे तो 50,000 से ज्यादा इंडियन अमेरिकन उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार तो सिर्फ मोदी के सेरेमोनियल वेलकम के लिए व्हाइट हाउस में 5,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ आने वाली है। अमेरिका में बैठे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि राहुल का अमेरिका दौरा इल टाइम था, वो भी ये जानते हुए कि मोदी जून के महीने में ही अमेरिका आने वाले हैं। मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर रखा गया है, जो अमेरिका में किसी भी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सबसे बड़ा सम्मान है। ठोक दे वाला वर्ड बोला। अभी 1.5 साल पहले किसान आंदोलन के समय कोट अनकोट में यह वर्ड था कि हमने इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को भी ऐसा कर देंगे, अनकोट, और आप लोगों ने उनका समर्थन किया था। तो ये दोनों वाक्यों का मैंने जवाब दिया। अब मैं आता हूं, एक अच्छी बात इन्होंने बोली सौरभ जी की लोकतंत्र की जड़ें देश में बहुत मजबूत हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मात्र 4 महीने पहले डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप और अमेरिका चुप क्यों हैं, और अभी बोला था राहुल गांधी ने। अब शायद व्हाइट हाउस की झिड़की खाने के बाद कम से कम इतना तो इनको समझ में आया कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और किसी भी प्रकार की बात आप इस प्रकार से करेंगे तो उसका उचित नहीं हो। मोदी को नीचा दिखाने के लिए राहुल ने अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है का जो बीन बजाया, अब वही बीन बैकफायर कर गया है। राहुल के लिए पहली बैड न्यूज खुद अमेरिका ने दे दी। गलतफहमी का शिकार हैं। अमेरिका बिल्कुल ये नहीं कह रहा। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जो इंडियन ओरिजिन है, जब मोदी जी गए थे उनको डेमोक्रेसी का सबक सिखाया था। इनडायरेक्टली कहा था कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी को आप मजबूत कीजिए, और यूनाइटेड नेशंस का कई ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस के कई यूनिट ये बात कह चुके हैं कि भारत के अंदर अक़लियतों पर ज़्यादती हो रही है। क्या बीजेपी के नेता इन तमाम बयानात को नहीं देखते? और दूसरी बैड न्यूज लेकर आया है 2023 का एशिया पावर इंडेक्स। ये तस्वीर याद कीजिए, राहुल वॉशिंगटन डीसी में लीडिंग थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लोकतंत्र पर लेक्चर देते दिखे थे, मगर अब एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक ने 2023 की जो पावर इंडेक्स जारी की है उसमें भारत को एशिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति बताया गया है। 26 देशों की इस पावर रैंकिंग में 36.3 के स्कोर के साथ भारत चौथे स्थान पर है। इस पावर रैंकिंग के कुछ पैमानों पर भारत को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन 2023 में कल्चरल इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और फॉरेन पॉलिसी के मामले में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के पैमाने पर भारत का स्कोर 65.8 है और भारत चौथी पोजीशन पर है। इसमें 2.2 का इजाफा हुआ है, जबकि कल्चरल इन्फ्लुएंस के पैमाने पर भारत का स्कोर 38.1 है। यहाँ भी भारत चौथे स्थान पर है, इसमें भी 2.5 का इजाफा हुआ है। रही बात फॉरेन पॉलिसी की, तो एशिया की पावर रैंकिंग में भारत की विदेश नीति पिछले साल के मुकाबले 6 पॉइंट्स बढ़ी है और भारत का स्कोर 65.2 है। कल्चरल इन्फ्लुएंस में भारत के अच्छे स्कोर का मतलब यह हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत अपने सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस से लोगों का ओपिनियन बदल सकता है। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में अच्छे स्कोर का मतलब यह हुआ कि भारत दूसरे देशों को कूटनीतिक तौर पर इन्फ्लुएंस कर सकता है, और फॉरेन पॉलिसी में अच्छे मार्क्स का मतलब यह हुआ कि भारत वर्ल्ड स्टेज पर मजबूती के साथ अपनी बात रख सकता है। लेकिन इसी रैंकिंग में 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के एफर्ट्स को जितने मार्क्स मिले हैं, वो देखकर मोदी विरोधी खेमे की बेचैनी यकीनन बढ़ जाएगी।
सर्वे के मुताबिक वो लीडर जो अपने देश की पहुंच और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट ग्लोबल स्टेज तक पहुंचा सकता है, उसमें मोदी को 100 में से 67 नंबर मिले थे। इसी पैमाने पर एशिया में मोदी की पहुंच के लिहाज से उन्हें 79 का स्कोर दिया गया था। मोदी के अमेरिका टूर से पहले जून के पहले हफ्ते की जो इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग आई है, उसमें भी मोदी पहले स्थान पर बने हुए हैं। मोदी की 76% अप्रूवल रेटिंग इस बात की तस्दीक कर रही है कि वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के टक्कर में फिलहाल कोई नहीं है। मोदी की इसी लोकप्रियता की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं। Prime Minister Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss. Boss. जब मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री मोदी को बॉस बुलाते हैं। और ऐसा कह के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी का नहीं, हिंदुस्तान के लोगों का मान बढ़ाते हैं। तभी तो हेडलाइन बनती है कि विदेशों में मोदी मैडनेस के बीच में भी स्पॉटलाइट इंडिया पर ही रहता है। लेकिन मोदी को 24 में कुर्सी से हटाने की स्क्रिप्ट लिखने वाले अभी भी ट्विटर वाले स्टंट पर अटके हैं। राहुल का मतलब रक्षा, राहुल का मतलब रोशनी, राहुल का मतलब रिश्ता, राहुल का मतलब रास्ता, बस इसी तुकबंदी में बिजी हैं। मोदी विरोध में देश विरोध और एक देश की सुरक्षा के साथ भी विरोध, ये ठीक नहीं है। और राहुल गांधी जब भी जाते हैं बाहर तो भारत के खिलाफ नफरत का एजेंडा चलाना, ये उनकी एक आदत बन गई। अमेरिकी सरकार ने अपनी अधिकृत प्रतिक्रिया में भारत को एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, बहुत ऊर्जावान डेमोक्रेसी बताया है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का दुनिया में एक मान प्रतिष्ठा, भारत की इकॉनमी 5वीं हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि कारण बढ़ी है। तो क्या राहुल गांधी का काम यही बचा है कि विदेश जाके खिल्ली उड़ाएं भारत के लोकतंत्र की? ये कांग्रेस पार्टी वही है जिसने चुनाव आयोग का अपमान किया। ये कांग्रेस पार्टी वही है जिसने संसद का अपमान किया, नई संसद में जाने न शिलान्यास में गए न उद्घाटन में गए। ये कांग्रेस पार्टी वही है जिनके नेता पत्रकारों को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डांटते हैं और उनके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी अनावश्यक अनर्गल आलोचनाएं कर। तो ये कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक इतिहास, जिसने इमरजेंसी लगाई। नफरत मोदी से है, गुस्सा भारत पर निकालते हैं, अनाप शनाप फैलाते हैं। कांग्रेस कहती है राहुल विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, मगर क्या वाकई में यही सच्चाई है? इसका जवाब उस इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे में छिपा है जो आज से 3 साल पहले हुआ था। IAS के सर्वे में पूछा गया था कि इंडियन अमेरिकन भारत की किस पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादा सपोर्ट करते हैं या फिर उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसके जवाब में 32% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया, 12% ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दिया, 3% ने एनसीपी, 2% ने CPIM और BSP का साथ दिया, जबकि सिर्फ 1% लोगों ने शिवसेना, समाजवादी पार्टी, TMC और अकाली दल का साथ दिया। यानी बीजेपी की तुलना में कोई भी दूसरी पार्टी इस सर्वे में कहीं नहीं टिकी। इसी सर्वे के मुताबिक 70% इंडियन अमेरिकन ऐसे हैं जो बीजेपी और मोदी के बारे में जानते हैं, 60% कांग्रेस और राहुल गांधी की समझ रखते हैं। मगर इस सर्वे में एक और जबरदस्त चीज पता चली जब ये पता करने की कोशिश की गई कि महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टियां, संस्थाएं और नेताओं को लेकर लोगों का मूड क्या कहता है। इस पैमाने पर मोदी की रेटिंग 58 थी, भारतीय जनता पार्टी की रेटिंग 57 थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 46 की रेटिंग मिली थी, जबकि कांग्रेस RSS से भी नीचे थी और उसकी रेटिंग थी 44। रही बात राहुल गांधी की, तो इस पैमाने पर वो सबसे नीचे थे और राहुल को सिर्फ 38 नंबर मिले थे। हम हमेशा ही तैयार रहते हैं और हर पल हम नई योजनाओं के साथ चलते हैं, इसलिए 24 हो और 24 से पहले आने वाले भी चुनाव हैं, सभी के लिए हम तैयार हैं। न डेमोक्रेसी दिख रही है, न तो भारत की बढ़ती हुई आन और बान और शान और साख दिख रही है, और दुनिया में जो है वो भारत को किस तरह से बदनाम करो इसकी कोशिश है। अब यहाँ तो जो भारत की ज़मीन है या पिच है जिसे कहते हैं, यहाँ तो जो है वो आउट हो रहे हैं, बुरी तरह से जो है बोल्ड हो रहे हैं और विदेश में जा कर के बाउंसिंग कर रहे हैं।
तो चाहे यहाँ बोल्ड हो या विदेश में बाउंसर करें, वो बाउंसर जो है इनके उल्टा इनको नुकसान पहुँचा रहा है। आज जो है वो पूरा विश्व इस बात को यकीन कर रहा है, एहसास कर रहा है, पूरी दुनिया के नज़र और नज़रिया भारत को लेकर के बदला है, और नरेंद्र मोदी जी की इस तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम है। उस तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम को परास्त करने के लिए अभी आपको कई जन्म और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ दुनिया कह रही है, ये दुनिया जो है वो कोई एकदम अचानक बाई चांस नहीं कह रही है, बल्कि बाई चॉइस कह रही है, क्योंकि उनको दिखाई पड़ रहा है ये सारी चीजें। यानी अमेरिका में रहते हुए राहुल ने भारतीय मूल के लोगों को रिझाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मोदी मैजिक के सामने, मोदी की लीडरशिप में वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की बढ़ती ताकत के आगे राहुल की एक ना चली। और प्रधानमंत्री के अमेरिका जाने से ठीक पहले वहां से जैसी प्रतिक्रिया आ रही है, उसने मोदी विरोधी खेमे के एजेंडे को पंक्चर कर दिया है। और अमेरिका मोदी का लोहा मान रहा है, मोदी को बॉस कह रहा है, मोदी विरोधी खेमे में इसीलिए इतना रोष फैला है। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में आज फिर एक मीटिंग हो रही है, और यह लगातार तीसरी बैठक है। इसमें सिर्फ 3 लोग हैं, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष। दरअसल बीजेपी एक ऑल इंडिया एक्सरसाइज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इन 3 नेताओं को हर राज्य की एक सीट के हिसाब से असेसमेंट करने को कहा गया है। अपनी मशीनरी से बीजेपी यह जांच रही है कि वो कहां मजबूत है, कहां कमजोर है, कहां जीत सकती है और किन किन सीटों पर हार बिल्कुल तय है। इस रणनीति को बनाते वक्त बीजेपी की टीम ये मानकर चल रही है कि अगर कल को 50-50 हो जाए, यानी राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार सब साथ आ जाएं, स्टालिन और केसीआर भी वहीं हो, अगर इस सूरत में चुनाव हो तो बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है? क्या पश्चिम बंगाल से बीजेपी की सीटें घट सकती हैं? क्या बिहार से भी कोई रेड सिग्नल मिल रहा है? क्या यूपी इस वक्त सबसे सेफ माना जा रहा है? और क्या महाराष्ट्र से सबसे बुरी खबर आ रही है? महाराष्ट्र से जो डायलॉग आए हैं, औरंगजेब का मुद्दा अचानक गर्म हुआ है, क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ी सियासी स्टोरी है? सब दिखाते हैं आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में। पहले औरंगजेब का पोस्टर बनाया, अहमदनगर में लहराया। फिर औरंगजेब का स्टेटस लगाया, कोल्हापुर में बवाल कराया। औरंगजेब पर लड़ाई महाराष्ट्र में सड़क तक आई। शिवाजी की धरती पर औरंगजेब औरंगजेब क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है। चौबीस में चुनाव है, क्या इसीलिए औरंगजेब पर तनाव है? महाराष्ट्र के 2 शहरों में इन दिनों टेंशन हाई है। एक है साउथ महाराष्ट्र का कोल्हापुर और दूसरा है नासिक डिवीजन का अहमदनगर। अहमदनगर ही वो शहर है जहां 316 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने आखिरी सांस ली थी। उसी अहमदनगर की एक दरगाह के प्रोग्राम में औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए। गौर से देखेंगे तो इस पोस्टर के दूसरी ओर लब्बैक लिखा है। लब्बैक का नारा सरतन से जुदा से जुड़ता है। पिछले साल जून में यह नारा उदयपुर में लगाया गया था, जब कन्हैयालाल का गला काटा गया था। लब्बैक का यही नारा अजमेर में दरगाह के कुछ खादिमों ने लगाया। यही नारा इंदौर में लगाया गया।
लब्बैक के इस नारे का कनेक्शन पाकिस्तान के मरहूम मौलाना खादिम रिजवी के तहरीक लब्बैक से भी जोड़ता है। सवाल है कि लब्बैक को महाराष्ट्र में कौन लेकर आया, क्यों लेकर आया? अहमदनगर में पुलिस ने सरफराज जागीरदार, जावेद शेख, शेख सरवर और अदनान शेख, इन 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया और चारों को गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि ये चारों आरोपी AIMIM से कनेक्टेड हैं। अहमदनगर की दरगाह से औरंगजेब सीधे कोल्हापुर में लैंड हुए। यहाँ कुछ नाबालिग बच्चों के व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीर मिली तो हिंदू संगठन सड़क पर आए। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है। हिंदू संगठनों का गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। पुलिस प्रदर्शनकारी हिंदुओं पर लाठी भांज रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये सब चुनाव में हिंदू मुसलमान कराने की तैयारी है। किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए 2000 में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इशू है? पवार को लगता है कि कोल्हापुर में जो हो रहा है उसे सरकार ही उकसा रही है। राज्य में शांति कायम करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन उससे जुड़े लोग ही सड़क पर बैठ रहे हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब का ये फोटो जो दिखाया, वो दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये गलत है। अपने महाराष्ट्र में ऐसा कैसा हो सकता है? उसके बारे में वहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके ऑफिसर्स है, उन्होंने ये तुरंत वो रुकवाना चाहिए था, इमीडिएट। क्योंकि क्या हुआ, इसमें वो दिखाने के बाद फिर वायरल हो जाता है, फिर चर्चा हो जाती है, फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन हो जाते हैं। ये होना ही नहीं चाहिए। शरद पवार ने शिंदे फडणवीस सरकार पर सवाल उठाए तो बीजेपी नेता नीलेश राणे ने शरद पवार को औरंगजेब का पुनर्जन्म बता दिया। हे आमच्या राज्यात सहन होणार नाही। महाराजांच्या अस्मितेसाठी आणि हिंदू समाजाच्या संरक्षणासाठी आम्हाला उद्या तलवार पण हातात घ्यायला लागली तर घ्यायला आम्ही तयार। महाराष्ट्र की 80% आबादी हिंदू और करीब 12% आबादी मुस्लिम है। महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान उस तरह से नहीं होता जैसे यूपी बिहार में हो जाता है। फिर भी मुसलमान वोट पोलराइजेशन के काम आता है। अब ये समझते हैं कि औरंगजेब के पीछे का नंबर गेम क्या है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए अभी सब कुछ सही दिख रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना साथ लड़ी। 48 सीटों में से 41 सीटें इस गठबंधन ने जीती। 4 सीटें एनसीपी ने जीती थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और 1 सीट ओवैसी की पार्टी के खाते में गई थी। 2019 में कोल्हापुर में उद्धव ठाकरे की पार्टी जीती। अहमदनगर में बीजेपी का कैंडिडेट जीता और अहमदनगर की बगल वाली सीट औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन की जीत हुई। सर्वे बताते हैं कि इस बार वैसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी और एनडीए के वोट शेयर में अभी 8.4% का गैप दिख रहा है, जो महाविकास अघाड़ी के फेवर में है। एक मराठी अखबार समूह के सर्वे में महाविकास अघाड़ी को
47.7% और एनडीए गठबंधन को 39.3% वोट मिलते दिख रहे हैं। शिंदे की शिवसेना सरकार तो चला रही है, लेकिन तेवर ढीले हैं। महाराष्ट्र में हिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम सकल हिंदू समाज जैसे संगठनों ने किया या फिर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने इसे आगे बढ़ाया? क्या औरंगजेब का आना इसी की काउंटर स्ट्रेटजी है? 2024 में बीजेपी 300 के पार पहुंचे, इसलिए जरूरी है कि महाराष्ट्र से एनडीए के कम से कम 35 सांसद जीते। अभी तो ये होता हुआ नहीं दिख रहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना औरंगजेब का विरोध भी कर रही है और शिंदे फडणवीस सरकार पर सवाल भी उठा रही है। कुछ लोग इस महाराष्ट्र में दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते दंगा हो जाए। बहकाने वाले लोग हैं ना, उनको पहले पकड़ो। यही मुस्लिम हमारे भाई कल तक तो औरंगजेब की तस्वीर नहीं लेकी ना, आज ही कैसे लेके आए? फिर इनका सोशल मीडिया चालू होगा, गड़गड़ देखो 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 मोदी। फिर प्रफुल्ल को क्यों नहीं बोलते हो? पुलिस अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। औरंगजेब देश का आदर्श नहीं हो सकता, इतना ध्यान में रखना। महाराष्ट्र से आगे चले तो नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए 2 नए फ्रिक्शन पॉइंट डेवलप हुए हैं, एक हरियाणा में और दूसरा राजस्थान में। पहला फ्रिक्शन पॉइंट हरियाणा की चरखी दादरी में बना, जहां हुई खाप पंचायत में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठी और कुश्ती से जुड़ी किसी शख्सियत को ही कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। भरोसा है सरकार की बातों पर या यकीन नहीं है? देखिए, वो तो गर्व के भविष्य में है। जो बैठकर विचार विमर्श होंगे, समझौता हो ना हो, तो हम तो ये है कि जो मिलजुल कर जो इसके बीच का रास्ता निकाल के समझौता बड़ी है, ताकि जो आज जो सरकार जो आज जो बैठी है उसके जो बहुत ही खतरनाक उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो किसान आनंद था उससे बड़ा आनंद चलेगा ये, अगर बात नहीं मानी। हाँ बिल्कुल, जो लोगों का जो आज जो गुस्सा है इतना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ तो किसान भड़क गए, कई जिलों में चक्का जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन वाले राकेश टिकैत पहलवान और किसान दोनों मोर्चों पर एक्टिव हैं। वो पहलवानों के भी साथ हैं और किसानों के मुद्दे पर आंदोलन की धमकी भी दे रहे हैं। देश में एमएसपी पे पहला लाठीचार्ज है। ये पूरे देश में एमएसपी की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में जो दिल्ली का आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन एमएसपी पे करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता है जाट वोट। पहलवान और किसान इन दो मुद्दों पर बीजेपी का जाट वोट हिल रहा है। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में 100% का स्ट्राइक रेट लगाया था और 10 में से 10 सीटें जीती थी। राजस्थान में भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% का था। वहां हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के साथ मिलकर बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीती थी। हरियाणा में बिप्लब देव के एक बयान से दुष्यंत चौटाला ताव खा गए हैं। राजस्थान में जाट नेता हनुमान बेनीवाल बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं और इस महीने 4 बड़ी रैलियां करके अपना दम दिखाने जा रहे हैं। मोदी की पार्टी की बात करें तो अगर जाट वोट हिल गया तो 24 में 19 वाला रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा। फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को हो जाएगा। हरियाणा में 25 से 28% जाट वोट है। पश्चिमी यूपी में 17% जाट वोट है। राजस्थान में 12% और दिल्ली में करीब 10% जाट वोट है। इन चारों राज्यों में लोकसभा की कम से कम 40 सीटों पर जाट वोटर का असर है। जाट वोट के सवाल पर कांग्रेस जबरदस्त एग्रेसिव है। बात सीधे सीधे जाट की नहीं होती, बात होती है पहलवान और किसान की, मगर निशाना लगाया जाता है जाट वोट पर। जिस प्रकार से शाहबाद कुरुक्षेत्र में निर्मम लाठीचार्ज हुआ है, इससे भाजपा जजपा का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है।
खट्टर साहब याद रखिएगा, शाहबाद कुरुक्षेत्र में किसान की छाती पर पड़ी हर लाठी भाजपा जजपा सरकार के कफन में कील का काम करेगी। बीजेपी को भी पता है कि रबर को कहां तक खींचना है और कहां उसे नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए छोड़ देना है। बृजभूषण सिंह के मामले में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलवानों को मिलने के लिए बुलाया। करीब 6 घंटे की मुलाकात हुई, फिर ये बात सामने आई। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों, निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले। जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो, वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है। 15 जून तक चार्जशीट दायर यानी कि जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है, करेंगे। जो खेल मंत्री ने बताया वही खिलाड़ियों ने भी बताया, यानी उम्मीद कीजिए कि पहलवान अब कोर्ट पर ही जाएंगे, सड़क पर लौट कर नहीं आएंगे। पहलवानों का आंदोलन 15 जून तक स्थगित हो गया है। अगर यह आंदोलन खत्म हो गया तो बीजेपी के लिए राहत वाली बात होगी। इंडियन पॉलिटिक्स की एक पुरानी कहावत है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। उसी लखनऊ में आज 2 बड़े नेताओं की मुलाकात हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव से मिले। अरविंद केजरीवाल अब तक ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एमके स्टालिन, केसीआर, हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। आज अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस लाया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। हमारे जितने भी सदस्य हैं वो आपके साथ होंगे। बात होनी थी अध्यादेश पर, लेकिन बात हुई 24 पर। केंद्र का अध्यादेश जब संसद में कानून बनने के लिए आएगा तो उस मोमेंट को केजरीवाल 24 का सेमीफाइनल बता चुके हैं। राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है। केजरीवाल वही मोदी का टेस्ट करना चाहते हैं। दावा यह है कि अगर समूचा विपक्ष एक हो गया तो अध्यादेश के मुद्दे पर सरकार को हराया जा सकता है। लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। अखिलेश अपने लिए 24 देख रहे हैं, केजरीवाल अपने लिए 24 देख रहे हैं। 2 बेचारे हालात के मारे एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और वास्तविकता में वो एक दूसरे के राज्य में किसी दूसरे को रत्ती भर भी
सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। जिस वक्त लखनऊ में अखिलेश और अरविंद की मीटिंग हो रही थी, पटना में एक दूसरी मीटिंग का प्लान बन रहा था। पटना में ऑल अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग की नई तारीख आई है। 23 जून को पटना में बड़ा जुटान होगा। विपक्ष के सारे बड़े नेता जुटेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी एक साथ एक मंच पर होंगे और उनसे हाथ मिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने स्वीकृति दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने सहमति दी है। एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने सहमति दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय श्री स्टालिन साहब ने सहमति दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सहमति दी है। सीपीआई के सचिव श्री डी राजा साहब ने सहमति दी है। सीपीएम के सचिव श्री सीताराम येचुरी साहब ने सहमति दी है और माले के सचिव, राष्ट्रीय सचिव जो है दीपांकर भट्टाचार्य, इन्होंने सहमति दे दी है। जितने नेता उतने मोर्चे, पिछले 4 साल से यही चल रहा है। पहली बार एक मोर्चा शेप ले रहा है। नीतीश कुमार के प्रोजेक्ट का पहला चैप्टर कंप्लीट होता दिख रहा है। अगर सच में मोर्चा बन गया तो 24 में मुकाबला जोरदार होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।